चैप्टर 68 इजहार मोहब्बत। अब तक आपने पढ़ा। यूं ही वक्त गुजरता है और आर्यन युवान और यादविक के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और एक दिन अचानक पुणे से कॉल आता है कि पूजा के पेरेंट्स की एक हादसे में डेथ हो गई है। फ्लैशबैक एंड। विद्या जल्दी से युवान को देखकर कहती है, युवान पूजा के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? युवान विद्या को देखकर कहता है, मार दिया उसी ने। विद्या चौंकते हुए कहती है, किसने? अब आगे। विद्या युवान को देखकर कहती है, किसने मारा उन्हें? युवान बताओ ना। युवान विद्या को देखकर कहता है, अयान शेखावत ने। विद्या चौंकते हुए कहती है, लेकिन उन्होंने पूजा के पेरेंट्स को क्यों मारा? और वो उन्हें कैसे जानते थे? युवान विद्या को देखकर कहता है, आर्यन जब 4 साल का था तब अयान शेखावत अपनी बीवी आरवी शेखावत के साथ पुणे आया था। मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन आर्यन को बचाते हुए उनकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। अयान शेखावत अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन किसी की सर्जरी चल रही थी जिसमें बहुत से डॉक्टर बिजी थे। अयान शेखावत ने किसी तरह पूजा के डैड से कांटेक्ट की और पूजा के डैड आरवी शेखावत की कंडीशन देखकर तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाते हैं, लेकिन सर्जरी अनसक्सेसफुल रहती है और आरवी शेखावत की डेथ हो जाती है। आर्यन अपनी मॉम की डेथ की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। अयान जी किसी तरह से आर्यन को संभालते हैं और अपनी बीवी की लाश को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो पूजा के डैड को धमकी देते हैं कि वो भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने किया था। इसलिए अयान शेखावत ने पूजा के मॉम डैड को मार दिया, वो भी हॉस्पिटल में आग लगाकर। पूजा की आंखों के सामने उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। युवान की बात सुनकर विद्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है। विद्या सिसकते हुए कहती है, पूजा को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और अयान शेखावत वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी बीवी के साथ जो हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। विद्या युवान के सीने से लगकर बच्चों की तरह सुबकने लगती है तो युवान विद्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसके आगे की कहानी सुनोगी तो अयान शेखावत को जान से मारने का दिल करेगा। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या को बेड पर बिठा देता है और विद्या के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, उस घटिया इंसान के बारे में सोचकर ये आंसू जाया मत करो। युवान विद्या के पास ही लेट जाता है तो विद्या युवान के सीने से लगकर लेट जाती है। युवान विद्या के बालों को सहलाने लगता है तो विद्या कहती है, युवान आगे क्या हुआ? युवान विद्या की आंखों में अपना हाथ रखते हुए कहता है, अभी सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, आगे फिर कभी बता दूंगा हम। विद्या भी अच्छे बच्चों की तरह युवान की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है तो युवान विद्या का माथा चूम लेता है और विद्या के बालों को सहलाने लगता है। विद्या को सोते हुए देखकर युवान कहता है, आगे बस हैवानियत हुई थी, एक दहशत वाली दास्तां शुरू हुई थी जो आज तक खत्म नहीं हुई है। बट आई प्रॉमिस विद्या, तुम्हें इन सब में हर्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि पहले ही शेखावत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। युवान विद्या के चेहरे को निहारने लगता है और ऐसे ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह विद्या की नींद खुलती है तो उसे युवान का मासूम सा चेहरा नजर आता है जो अभी गहरी नींद में सो रहा था। विद्या युवान को देखने लगती है और कुछ सोचते हुए कहती है, कितना कुछ झेला है इस परिवार ने, और युवान के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ होगा। विद्या यही सब सोचते हुए परेशान थी, तभी युवान की नींद खुल जाती है और वो विद्या को परेशान देखता है तो विद्या का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, इतने हैंडसम हबी सामने हैं और तुम किसके बारे में सोच रही हो? विद्या युवान को देखकर कहती है, हैंडसम, और तुम किस एंगल से? युवान का मुंह खुल जाता है और वो विद्या को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता। विद्या युवान को देखकर ना में सिर हिलाती है तो युवान विद्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, अच्छा बेबी, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो रही हो? युवान, रायचंद से डर नहीं लगता है क्या? विद्या युवान के सीने में अपने दोनों हाथों को रखकर अपना चेहरा रखते हुए कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती, समझे? मेरे हबी ने कहा कि जब वो मेरे साथ है मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। युवान विद्या की बात सुनकर कहता है, अच्छा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। विद्या चिढ़ते हुए कहती है, युवान, मैं बिल्ली नहीं हूं, तुम मुझे ऐसे बिल्ली मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। युवान विद्या को चिढ़ाते हुए कहता है, माय लिटिल किटन। विद्या युवान को घूरती है तो युवान हंसने लगता है और विद्या को देखकर कहता है, अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। विद्या चौंकते हुए कहती है, वो क्यों भला? युवान अपना फोन उठाते हुए कहता है, तुम्हारे चेकअप के लिए। थोड़ी देर में दोनों रेडी होकर चले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर विद्या को चेक करते हैं और युवान को देखकर कहते हैं, जल्द ही इनका जख्म भर जाएगा, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है।
डॉक्टर युवान को सारी बातें बता देता है। फिर युवान विद्या को लेकर घर पहुंचता है। अमायरा विद्या को अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और रात को युवान अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था, तभी विद्या रूम के आती है। युवान विद्या को देखता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके कहता है मेडिसिन ली। विद्या इधर उधर देखते हुए कहती है वो मैं वही लेने आई थी। युवान विद्या को देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है दिनक ये 3 घंटे हो गए हैं और तुम तब से अमायरा के साथ मूवी देखने में बिजी हो, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रहता है ना तुम्हें। युवान टेबल से मेडिसिन उठाकर विद्या की तरफ बढ़ाता है तो विद्या कहती है तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। युवान विद्या की बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगता है और अगले ही पल वो कुछ याद करके कहता है मेडिसिन लेकर सो जाओ, मुझे कहीं जाना है। विद्या जल्दी से कहती है इतनी रात गए, तुम्हें कहाँ जाना है। युवान कहता है वो यादविक आ रहा है, उसी से कुछ बात करनी थी, मैं घर में ही हूँ, बस थोड़ा लेट होगा। युवान ने इतना ही कहा था कि कार रुकने की आवाज आती है। विद्या खिड़की से बाहर झांकती है तो यादविक अपनी कार से उतर के विले के अंदर ही आ रहा था। विद्या युवान को देखकर कहती है ठीक है तुम अपना काम कर लो, मैं वेट कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। युवान विद्या को एक नज़र देखता है और नीचे चला जाता है। यादविक लिविंग रूम में बैठा था तो युवान उसे देखकर कहता है कुछ पता चला। यादविक कहता है तुम खुद ही देख लो। युवान और यादविक लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ पढ़ने लगते हैं और इसी तरह करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। युवान लैपटॉप बंद करते हुए कहता है मुझे पहले ही लगा था कि मेरी फैक्ट्री में आग आर्यन ने ही लगाया होगा। यादविक कहता है आर्यन तो बदले की आग में बिल्कुल अंधा हो गया है। युवान यादविक को टॉन्ट मारते हुए कहता है तुम्हारी तरह। यादविक युवान को देखकर कहता है सॉरी, मैं बस नाराज था तुमसे, जिसकी वजह से सावी को भी हर्ट कर दिया। विद्या ने मुझे समझाया कि मोहब्बत में कैद नहीं आज़ाद किया जाता है। युवान यादविक की बात सुनकर कहता है अच्छा ये सब छोड़ो और आर्यन की लोकेशन के बारे में पता चले तो मुझे बताना। यादविक कुछ और बातें करने के बाद चला जाता है तो युवान भी अपने रूम में चला जाता है तो वो देखता है कि विद्या बेड पर लेटकर हंस रही थी। युवान भी विद्या के बगल में बैठ जाता है तो वो देखता है कि विद्या कार्टून वीडियो देखकर हंस रही थी। युवान ना में सिर हिलाते हुए विद्या को देखता है और फिर बेड पर लेट जाता है। विद्या भी युवान को देखकर अपना फ़ोन बंद कर देती है और युवान के सीने से लगकर लेट जाती है। विद्या युवान को देखकर कहती है क्या हुआ, तुम टेंस लग रहे हो। युवान अपनी परेशानी छुपाते हुए कहता है नहीं वो बस थक गया हूँ इसलिए। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और सो जाते हैं। देखते ही देखते 2 हफ्ते भी बीत जाते हैं। विद्या की चोट भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और कल सावी का बर्थडे था, इसलिए पूरी रायचंद फैमिली उदयपुर पहुंच चुकी थी। सावी का महल देखकर अमायरा और विद्या की आंखें फटी फटी रह गई थीं और दोनों एक साथ कहते हैं ओ माय गॉड। अमायरा चहकते हुए कहती है वाह कितना खूबसूरत है। विद्या भी महल को देखकर कहती है हम कितना बड़ा भी है ना। ये दोनों महल को ही निहार रहे थे कि सावी बाहर आती है और दोनों को देखकर कहती है अरे आप सब आ गए, अंदर चलिए ना। सावी विद्या और अमायरा को लेकर चली जाती है और तीनों महल के कोने कोने को देखने लगते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। विद्या और अमायरा दोनों महल में घूमते घूमते थक गई थी। सावी एक मेड से बोल के विद्या और अमायरा को उनके रूम में भेज देती है। विद्या रूम में जाते ही आराम से बेड पर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चली जाती है। शाम ढलकर रात हो जाती है और युवान रूम में आता है तो उसकी नज़र विद्या के मासूम से चेहरे पर जाती है। युवान विद्या के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहता है माय लिटिल किटन। युवान के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो विद्या को देखने लगता है। तभी उनके रूम में नॉक होती है। युवान रूम का दूर खोलता है तो सामने एक मेड थी। वो जल्दी से कहती है कि नीचे खाने पर आपको बुलाया जा रहा है। युवान बस हम कहता है और दूर बंद कर देता है। युवान रूम में आता है और विद्या को उठाता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सावी अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी, तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो जैसे ही पलटकर देखती है उसे अपने रूम में किसी की परछाई नजर आती है। सावी जल्दी से सामने रखी वास उठाती है और रूम में परछाई के पीछे भागती है। सावी उस शख्स को पीछे से हिट करने ही वाली थी कि वो शख्स तेजी से पलटता है और सावी को अपनी बाहों में भर लेता है। सावी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उस शख्स से छूटते हुए कहती है यादविक कैसे कौन आता है रूम में और आप छोड़िए मुझे। यादविक सावी के कान में धीरे से कहता है सॉरी फॉर माई बिहेवियर। सावी यादविक की बात सुनकर शांत हो जाती है तो यादविक सावी से अलग होता है और अपने कान पकड़ते हुए कहता है सॉरी प्लीज माफ कर दो। सावी कुछ नहीं कहती है तो यादविक सावी को देखकर कहता है आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ प्रिंसेस।
सावी यादविक को देखने लगती है क्योंकि बहुत कम ही टाइम होता था जब यादविक उसे ऐसे प्रिंसेस कह के पुकारता था। यादविक अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसमें से एक पेंडेंट निकालकर सावी के गले में पहनाते हुए सावी के करीब आता है और सावी के कान में कहता है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। सावी के लिबों पर प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और वो यादविक को देखते हुए कहती है, आपको ये लाने की जरूरत नहीं थी, आपने कुछ महीने पहले विद्या की बनाए मिरर आर्ट मुझे गिफ्ट किया था। यादविक सावी के दोनों हाथों को पकड़ के कहता है, क्या मुझे अब 2 गिफ्ट देने की भी इजाजत नहीं है? सावी कुछ नहीं कहती है तो यादविक सावी को निहारने लगता है। इतने में सावी के रूम में कोई नॉक करता है और सावी जल्दी से यादविक से दूर हटते हुए कहती है, यादविक आप जाए, सब आए होंगे मुझे विश करने के लिए। यादविक सावी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बालकनी में छुप जाता है। सावी दूर खोलती तो देखती है इसके पेरेंट्स के साथ बाकी सब भी थे और सानवी जी के हाथों में केक थी। सब अंदर आते हैं और सावी को विश करते हैं। सावी केक कट करती है, फिर सबको खिलाती है। थोड़ी ही देर में सब लोग चले जाते हैं। यादविक बालकनी से बाहर आता है तो सावी कहती है, प्लीज आप चले जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सावी को देखकर यादविक बाहर चला जाता है तो सावी गुस्से से पैर पटकते हुए अपने बेड पर लेट जाती है और कहती है, सब कुछ कह दिया लेकिन जो सुनना चाहते हैं वही बात नहीं कही। लेकिन कोई बात नहीं, आपके मुंह से इजहार मोहब्बत सुन के रहेंगे। अगली सुबह सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी युवान सीढ़ियों से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है तो एक मेड अपने हाथ में एक एनवलप लेकर आती है और युवान को देते हुए कहती है, ये आपके लिए आया है। युवान उस एनवलप को ले लेता है और जैसे ही खोलता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है और गुस्से से वो अपना जबड़ा भींच लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैप्टर 69। अपनी बीवी विद्या। युवान रायचंद को बचा सकते हो तो बचा लो। अब तक आपने पढ़ा। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी युवान सीढ़ियों से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है तो एक मेड अपने हाथ में एक एनवलप लेकर आती है और युवान को देते हुए कहती है, ये आपके लिए आया है। युवान उस एनवलप को ले लेता है और जैसे ही खोलता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है और गुस्से से वो अपना जबड़ा भींच लेता है। अब आगे। एनवलप में विद्या की फोटो थी जिसमें रेड क्रॉस का सिंबल बना हुआ था और साथ ही एक लेटर भी था। युवान लेटर को निकालने लगता है तो एक कीचेन एनवलप से नीचे जमीन पर गिर जाती है। युवान की चेन उठाता है तो उस कीचेन में फायर का सिंबल बना हुआ था। युवान लेटर को खोलता है और पढ़ने लगता है, माय डियर एनिमी। युवान रायचंद, अपनी सारी ताकत और सारे पैसों का यूज करने का वक्त आ गया है क्योंकि एरियन शेखावत जल्द ही तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारी प्यारी बीवी को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अपनी बीवी विद्या। युवान रायचंद को बचा सकते हो तो बचा लो। आर्यन का लेटर पढ़ते ही युवान सामने की तरफ देखता है। विद्या अमायरा और सावी के साथ स्माइल करते हुए बात कर रही थी। युवान कीचेन को देखते हुए कहता है, ये फायर का सिंबल तो उसकी कंपनी का है, लेकिन उसने मुझे अपनी कंपनी का सिंबल क्यों भेजा है? युवान जल्दी से अपना फोन निकालते हुए कहता है, प्रणव सिक्योरिटी बढ़ा दो और कोई भी अनजान इंसान पैलेस के अंदर नहीं आना चाहिए और हाँ, आसपास जितने भी कार्स हैं सबकी तलाशी लो, मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। युवान प्रणव को इंस्ट्रक्शन देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। विद्या युवान को ऐसे परेशान देखती है तो वो सबके बीच में से निकल के युवान के पास चली जाती है और युवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, युवान क्या हुआ? युवान विद्या को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ ब्रेकफास्ट किया? विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ कर लिया, लेकिन तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? नानी माँ पूछ रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, ठीक है मैं उनसे मिलके आता हूँ। युवान कुमुदिनी जी के पास चला जाता है और उनसे बात करने लगता है। यूं ही सब आपस में बात कर रहे थे और यादविक तो कब से सावी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि सावी फुल इग्नोर कर रही थी उसे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सब रेडी होने चले जाते हैं। विद्या अपने रूम में रेडी हो रही थी, तभी युवान वॉशरूम से निकलता है। युवान अभी जस्ट शावर लेकर आया था और वो अपने गीले बालों को एक टॉवल से पोंछ रहा था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर युवान देखता ही रह जाता है और उसके हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर जाता है। युवान आंखें फाड़े सामने का नज़ारा देखने लगता है। मिरर के सामने विद्या राजस्थानी लिबास पहने अपने दुपट्टे को ओढ़ रही थी। विद्या ने पिंक कलर का राजस्थानी लिबास पहना था जिसमें गोल्डन वर्क किया हुआ था। विद्या ने माथापट्टी पहना हुआ था और छोटी सी नथ पहनी थी। कानों में झुमके हल्के मेकअप के साथ विद्या कहर ढा रही थी। युवान विद्या की तरफ बढ़ता है और पीछे से विद्या को पकड़ते हुए अपना चेहरा विद्या के कंधे पर रख देता है और एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, बीवी इरादे क्या हैं? युवान को मिरर से देखकर विद्या कहती है, इरादे तो नेक ही है हबी, लेकिन वक्त नहीं है, और ये शर्ट और पैंट को चेंज करके कुर्ता पजामा पहनकर नीचे आ जाना।
विद्या युवान से अलग होकर जाने लगती है तो युवान विद्या का हाथ पकड़ लेता है। विद्या युवान को देखकर शर्मीली मुस्कान मुस्कुरा देती है तो युवान विद्या के हाथ को चूमते हुए कहता है, बहुत हसीन दिख रही हो, काला टीका लगा लो नहीं तो मेरी ही नज़र लग जाएगी। विद्या युवान को देखकर कहती है, अगर नज़र लगने से बचाना है तो खुद ही काला टीका लगा दो। युवान काजल उठाता है और विद्या के खुले बालों को एक तरफ करने के लिए जैसे विद्या की गर्दन को युवान की उंगलियां टच करती हैं, विद्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। युवान विद्या के कान के पीछे काजल से छोटा सा टीका लगाता है और मिरर में विद्या को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। युवान विद्या के दुपट्टे को उसके सिर पर ओढ़ाते हुए अपनी तरफ करता है और विद्या के माथे पर किस करते हुए कहता है, हो गया। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान भी विद्या की आंखों में झांकने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि विद्या और युवान दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। युवान और विद्या दोनों को अपने अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। युवान और विद्या आंखें बंद करके एक दूसरे के करीब जा ही रहे थे कि एक जोर की आवाज़ से उनके रूम का दूर खुलता है और अमायरा झुंझलाते हुए कहती है, भाभी ये क्या। अमायरा ने इतना ही कहा था कि युवान और विद्या अलग हो जाते हैं और विद्या अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, हाँ हाँ अमू क्या हुआ। अमायरा अपने घाघरे को संभालते हुए कहती है, भाभी ये लपेटना कैसे है, ये तो बार बार फिसल रहा है मेरा दुपट्टा। विद्या अमायरा की तरफ जाते हुए कहती है, आओ मैं हेल्प कर देती हूँ। युवान भी वहाँ से अपना कुर्ता पजामा लेकर वॉशरूम में चला जाता है। विद्या अमायरा के दुपट्टे को अच्छे से लगा देती है और फिर दोनों ही नीचे चले जाते हैं। युवान भी रेडी होकर नीचे चला जाता है और विद्या को ढूंढने लगता है। उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है और उसे अपनी बीवी नजर आ जाती है। युवान विद्या की तरफ बढ़ता ही है कि उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, हे युवान। युवान पीछे पलटता है तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और उसने भी सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो आगे बढ़कर युवान को हक करते हुए कहता है, कैसे हो। युवान भी उसे हक करते हुए कहता है, ठीक हूँ पार्थ, तुम बताओ। पार्थ युवान से अलग होता है और स्माइल करते हुए कहता है, बस ठीक हूँ, अपनी जान हथेली में लेकर आया हूँ, अगर यादविक ने देख लिया तो पक्का मार डालेगा। युवान स्माइल करते हुए कहता है, उसकी जान को उससे दूर करोगे तो वो देखता थोड़ी ही रहेगा। पार्थ इनोसेंट सी शक्ल बनाकर कहता है, अब दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, सावी को प्रॉमिस किया उसकी हेल्प करूंगा बस इसलिए। युवान और पार्थ बात ही कर रहे थे कि वहाँ सावी आ जाती है और पार्थ को देखकर कहती है, इतनी देर से क्यों आए हैं, हमने आपको पहले बुलाया था ना। पार्थ अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, एंड बाय द वे हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। पार्थ की बात सुनकर सावी को यादविक की याद आ जाती है। सावी स्माइल करते हुए कहती है, थैंक्स। अब केक कटिंग होती है और वीरेन जी जानबूझकर कहते हैं, सावी आप पार्थ से बात कर लीजिए। यादविक जैसे ही ये बात सुनता है वो जल भून जाता है और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक सावी पार्थ के साथ जा चुकी थी। यादविक सावी को ही ढूंढते हुए उन दोनों के पीछे जाता है। सावी पार्थ को हवेली दिखाते हुए ऊपर छत पर ले जाती है जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था और नीचे गार्डन में मौजूद सारे लोग भी नजर आ रहे थे। पार्थ सावी को देखकर कहता है, तुमने उससे डायरेक्ट बात क्यों नहीं की। सावी पार्थ को देखकर कहती है, इतने सालों से तो उनके साथ हूँ लेकिन उन्हें हमारी मोहब्बत दिखाई ही नहीं देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यादविक खुद मुझे कहे और ये बात एक्सेप्ट करे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पार्थ हल्की हंसी के साथ कहता है, तो आगे क्या प्लान है। पार्थ की बात सुनकर सावी को समझ नहीं आता है और वो कहती है, बस आपको ये कहना है कि हमारी शादी होने वाली है और आप मेरे होने वाले पति हैं। पार्थ सावी की बात सुनकर कहता है, कॉलेज में बस एक प्रोजेक्ट के लिए तुमसे वक्त मांगा था और कॉफ़ी पर ले जाना चाहता था तो यादविक ने मुंह तोड़ दिया था, अब तो इतनी बड़ी बात कहने को कह रही हो, पक्का आज मेरा आखिरी दिन है। सावी पार्थ की बात सुनकर हंसने लगती है। यादविक हर जगह सावी को ढूंढते हुआ छत पर पहुंच जाता है। हल्की हवाएं चल रही थी इसलिए सावी के खुले बाल उसके फेस पर आ जाते हैं। पार्थ सावी के बाल उसकी कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी यादविक सावी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि सावी संभल नहीं पाती है और यादविक के सीने से जाकर लग जाती है। यादविक पार्थ को गुस्से से घूरता है तो पार्थ भी यादविक को घूरते हुए कहता है, यादविक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को अपनी तरफ खींचने की। यादविक पार्थ की बात सुनकर स्मर्क करते हुए कहता है, बीवी, ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। सावी यादविक को देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकती है। पार्थ जल्दी से कहता है, ख्याल तो आएगा ही क्योंकि पति जो बनने वाला हूँ सावी का। यादविक पार्थ को घूरते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरी है तो इसलिए तुम शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सावी यादविक की बात सुनकर कहती है, यादविक ये क्या बोल रहे हैं आप। यादविक सावी को देखकर कहता है, तुम चलो मेरे साथ।
यादविक आगे बढ़ जाता है तो पार्थ जल्दी से सावी का दूसरा हाथ पकड़कर कहता है, सावी कहीं नहीं जाएंगी, सावी से हमारी शादी तय हुई है। यादविक पार्थ को गुस्से से घूरते हुए कहता है, हाथ छोड़ो सावी का। पार्थ कहता है, जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। अब यादविक का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, इसलिए यादविक एक जोरदार पंच पार्थ के हैंडसम से चेहरे पर मरता है, जिससे पार्थ 2 कदम पीछे हो जाता है और दर्द की वजह से उसका हाथ भी छूट जाता है। सावी पार्थ के चेहरे को देखती है जिसमें से हल्का ब्लर आ रहा था। सावी को सच में बुरा लगता है और वो यादविक को देखकर कहती है, यादविक ये क्या किया आपने, पार्थ को चोट आई है, उन्हें दर्द हो रहा होगा। यादविक अपना हाथ देखकर कहता है, और मैं तो पत्थर का बना हूं, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। सावी यादविक के हाथ को देखकर कहती है, अगर आपको दर्द हो रहा है ना तो आपकी वजह से, क्योंकि आपने पार्थ पर हाथ उठाया, पार्थ ने आप पर हाथ नहीं उठाया है। यादविक सावी को देखकर कहता है, बहुत फिक्र हो रही है उसकी। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाँ क्योंकि वो मेरे होने वाले पति हैं। अब क्या था, यादविक तब से बस यही सुन रहा था। यादविक सावी को देखकर कहता है, चलो मेरे साथ। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, यादविक मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। यादविक रुक जाता है और पलटकर सावी को देखता है जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यादविक सावी को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती ना। सावी कहती है, हाँ नहीं जाना चाहती हूँ मैं आपके साथ। यादविक सावी का हाथ छोड़ देता है। सावी दौड़कर पार्थ के पास जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि सावी पार्थ के पास पहुंच पाती उससे पहले यादविक सावी को अपनी बाहों में उठा लेता है। सावी तो बस यादविक को देखती रह जाती है। यादविक सावी को देखकर कहता है, तुम जाना चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। सावी यादविक के सीने में अपनी हाथों की छोटे छोटे मुंके बनाकर मारते हुए कहती है, यादविक उतारिए हमें, हम आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहते हैं यादविक। लेकिन हमारे हीरो साहब कहाँ किसी की सुनने वाले थे, वो तो अपनी जान को आज लेकर ही जाएंगे। सावी यादविक के कंधे से थोड़ा ऊपर होकर देखकर इशारे से सॉरी कहती है तो पार्थ उसे देखकर स्माइल करता है। पार्थ बेचारा बस देखता ही रह गया था। फिर पार्थ अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है, वीरेन अंकल काम हो गया है, अब आप अपनी बेटी की मंगनी की तैयारियां कीजिए। पार्थ अपने अंगूठे से अपने होंठ के किनारे लगे खून को साफ करते हुए कहता है, यादविक ने अच्छी खातिरदारी की है मेरी। वीरेन जी सामने से कहते हैं, थैंक्स बेटा हमारी हेल्प करने के लिए। पार्थ हंसते हुए कहता है, अरे अंकल थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था, 2 प्यार करने वालों को मिलाने के लिए इतना तो कर सकता हूँ, शायद इन्हीं दोनों को मिलाने से मुझे भी कोई मिल जाए। वीरेन जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ महादेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर पार्थ नीचे चला जाता है। पार्थ अपने फ़ोन में देखते हुए चल रहा था कि सामने वो किसी से टकराता है, लेकिन वो उसे गिरने से बचाने के लिए हाथ पकड़ लेता है। पार्थ सामने देखता है तो गाजरी रंग के राजस्थानी लिबास पहने एक खूबसूरत सी लड़की थी, जिसने अपने दुपट्टे को कमर पे बेल्ट के सहारे बांधा हुआ था, जिससे इंडो वेस्टर्न लुक आ रहा था। मिनिमल ज्वेलरी के साथ लाइट मेकअप और साथ ही बालों की चोटी किए वो लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही थी। पार्थ की तो पलकें ही झपकना भूल गई थी और वो उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी वो लड़की जल्दी से कहती है, आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे कोई सामने से कट्टर मारता है क्या? पार्थ उसकी हिंदी सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, मिस चैरप कट्टर नहीं टक्कर होता है। अब मैं ज़रा चैरप का मतलब बता दूं, जो बहुत इनोसेंट होती है या जिसे देखकर एंजल वाली फीलिंग आती है, उससे चैरप कहते हैं। आप इसका यूज़ अपने फ्रेंड या फैमिली के किसी क्यूट पर्सन के निकनेम में कर सकते हैं। सामने खड़ी लड़की मतलब हिंदी सुनकर तो आप लोगों को पता चल हो गया होगा कि हमारी अमायरा ही है, जो क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, हाँ वही वही, लेकिन मैं आपको सॉरी नहीं बोलने वाली क्योंकि आपकी गलती है मिस्टर स्टोन मैन। पार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और अमायरा अपना मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। यादविक सावी को हवेली के पीछे वाले छत पर लेकर आया था और वहां पर आने के बाद सावी को उतार देता है। सावी तुरंत जाने लगती है तो यादविक कहता है, इतनी नाराज हो कि एक बार मेरी बात भी नहीं सुनोगी। सावी रुकती है और यादविक को देखकर कहती है, अब सुनने सुनाने के लिए रह ही क्या गया है। यादविक सावी का हाथ पकड़कर कहता है, जानती हो ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो क्यों मिलने के लिए गई थी उसके पास? सावी कहती है, क्योंकि वो मेरे होने वाले पति है। यादविक अपने हाथ को अपने गर्दन में रगड़ते हुए कहता है, आग अगेन, नाउ आई एम इरिटेटेड टू दिस लाइन, कोई पति वती नहीं होने वाला है वो तुम्हारा। सावी कहती है, क्यों आपको क्या फर्क पड़ता है कि वैसे भी मैं तो सिर्फ आपकी दोस्त हूं ना, तो क्यों नहीं देख सकते हैं आप मुझे किसी और के साथ? आज आप पार्थ को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी पड़ेगी ना, तो क्या तब भी आप ऐसे ही करेंगे? यादविक सावी को देखकर कहता है, हाँ करूँगा, ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता है। आई लव यू सावी, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं बर्दाश्त होती है मुझे किसी की भी नज़र तुम पर।
सावी हैरानी से यादविक को देखने लगती है तो यादविक कहता है लाइट्स। यादविक के लाइट्स कहते ही पूरी छत जगमगाने लगती है और छत के बीचों बीच लाइट्स के साथ व्हाइट एंड रेड रोजेस से लिखा हुआ था विल यू मैरी मी। सावी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यादविक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक छोटी सी बॉक्स को खोलते हुए कहता है आई नो बहुत हर्ट किया है तुम्हें, बट आई प्रॉमिस प्रिंसेस आगे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा और तुम पर हाथ उठाना क्या ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस प्लीज एक्सेप्ट मी एंड माई प्रपोजल। यादविक की बात सुनकर सावी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है वैसे तो आपकी जुबान कैंची की रफ्तार से चलती है लेकिन अपनी होने वाली बीवी को टू लाइन कहकर ही पर्पस कर रहे, कैसे यकीन कर लूं आपका कि दोबारा वही गलती नहीं करेंगे जो उस दिन ऑफिस में की थी। यादविक सावी को देखकर कहता है एक बार गलती की है और नींद चैन सुकून सब उड़ गया है, दोबारा गलती करूंगा तो शायद मर ही जाऊंगा। सावी जल्दी से यादविक के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है साथ निभाने से पहले ही साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं। यादविक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है एक बार साथ निभाने की इजाजत तो दीजिए, वादा करता हूँ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। सावी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तो यादविक जल्दी से सावी को रिंग पहनाकर हक कर लेता है और सावी के बालों पर किस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। सावी यादविक को देखकर कहती है हमारे दिल को सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है यादविक, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, हमें कभी भी अकेले मत छोड़िएगा वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यादविक सावी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है आप मेरी धड़कनें, अगर आपसे जुदा हुए तो हमारा दिल रुक जाएगा, आपसे जुदा होकर जी नहीं पाएंगे हम मिसेस सावी यादविक राजपूत। सावी शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है तो यादविक सावी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है अगर इजाजत हो तो अपने मोहब्बत की मोहर लगाना चाहते हैं हम। सावी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो यादविक सावी का माथा शिद्दत से चूम लेता है। सावी के हाथ यादविक के कुर्ते में कस जाते हैं तो यादविक सावी को अपनी बाहों में भर लेता है। सावी भी यादविक के सीने से लगकर यादविक के दिल की धड़कनों को सुनने लगती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे तभी यादविक को कुछ याद आता है और वो जल्दी से कहता है प्रिंसेस आज तो वीरेन अंकल तुम्हारी मंगनी करने वाले हैं ना, उस पार्ट के साथ जल्दी चलो, उन्हें अनाउंस करने से रोकना होगा। सावी यादविक को रोकते हुए कहती है यादविक हमारी बात तो सुनिए। वो यादविक सावी का हाथ पकड़कर नीचे जाते हुए कहता है बाद में अभी उन्हें बताना होगा कि मेरे अलावा आपसे कोई शादी नहीं कर सकता है। यादविक सावी की बात सुने बगैर उसे सबके सामने ले आता है और वीरेन जी को देखकर कहता है अंकल मैं और सावी मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप क्यों उसकी मंगनी पार्थ के साथ नहीं कर सकते हैं। वीरेन जी यादविक को देखने लगते हैं तो यादविक जल्दी से कहता है मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज अंकल मान जाए ना। यादविक की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो सानवी जी कहती है हम तो कब से माने हुए हैं, आप ही देर कर रहे थे जमाई सा। वीरेन जी कहते हैं आज आपकी और सावी की मंगनी है। अमायरा जल्दी से कहती है इसलिए तो दोनों की आउटफिट भी सिमिलर है। पार्थ अमायरा को देखने लगता है। यादविक अब ध्यान से सावी को देखता है क्योंकि तब से तो बेचारा अपने प्यार को हासिल करने के लिए क्या क्या करता फिर रहा था। यादविक की नज़रें सावी पर ठहर जाती है क्योंकि हमारी सावी लग ही इतनी प्यारी रही थी। रॉयल ब्लू कलर के राजस्थानी लिबास जिसमें मोतियों की फिनिश की गई थी और हीरे का वर्क किया गया था जिससे सावी का चेहरा चमक रहा था। हाथों में कंगन, गले में पेंडेंट जो कल रात यादविक ने पहनाया था, कानों में झुमके, माथे पर छोटू सा माथापट्टी पहने लाइट मेकअप के साथ सावी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। यादविक ने भी रॉयल ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। यादविक स्माइल करते हुए कहता है मतलब आप सबको पता था ये सब, बस मुझे ही नहीं पता था। अरविंद जी कहते हैं मैंने तो पहले ही सावी को अपनी बहू मान लिया था और मंगनी भी कब का कर चुके होते लेकिन सावी ने हमें ये सब करने के लिए कहा था। यादविक सावी को घूरता है तो सावी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर इशारे से सॉरी कहती है। अब सब लोग मंगनी के लिए यादविक और सावी को मंगनी की रस्म के लिए सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं और रस्म शुरू होती है। यादविक धीरे से सावी की तरफ झुकते हुए कहता है ये अभी जो हुआ है उसका हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना मिसेस सावी यादविक राजपूत। सावी यादविक को देखती है तो यादविक आई विंक करता है। सावी की पलकें शर्म से झुक जाती हैं और उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। सब बारी बारी यादविक और सावी को मिठाई खिलाते हैं तभी अमायरा भी वहां आती है और वो पार्थ को देखकर मुंह टेढ़ा करती है तो पार्थ स्माइल करते हुए ना में सिर हिला देता है। युवान और विद्या भी सावी के पास मिठाई खिलाने के लिए आते हैं तो लाइट चली जाती है और सामने बड़ी सी स्क्रीन में कुछ चलने लगता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। फेयरफुल फेस चैप्टर 70 विद्या की जान को खतरा। अब तक आपने पढ़ा। सब बारी बारी यादविक और सावी को मिठाई खिलाते हैं तभी अमायरा भी वहां आती है और वो पार्थ को देखकर मुंह टेढ़ा करती है तो पार्थ स्माइल करते हुए ना में सिर हिला देता है।
युवान और विद्या भी सावी के पास मिठाई खिलाने के लिए आते हैं तो लाइट चली जाती है और सामने बड़ी सी स्क्रीन में कुछ चलने लगता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अब आगे यादविक का फोन बजने लगता है तो वो कॉल रिसीव करता है। सामने से एक शैतानी हंसी हंसते हुए आर्यन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यादविक, राजपूत मगनी का तोहफा कैसा लगा? यादविक अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, सो बी रेडी। यादविक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ जाता है और रूम की तरफ चला जाता है। सावी भी यादविक के पीछे चली जाती है। युवान सामने स्क्रीन को देख रहा था जहां यादविक की कंपनी जल रही थी, जिसका लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। युवान अपने पॉकेट से कीचेन निकालता है और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, उसने वॉर्न किया था। युवान आसपास देखता है तो सब लोग बातें बना रहे थे। वीरेन जी सबको जाने के लिए कह देते हैं और बाकी सब घर के अंदर चले जाते हैं। यादविक अपने रूम की बालकनी में बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सावी यादविक के कंधे पर हाथ रखती है तो यादविक कहता है, मॉम की आखिरी निशानी थी, उसे भी उसने। यादविक सावी के गले लगकर रोने लगता है तो सावी यादविक को चुप कराते हुए कहती है, यादविक संभालिए अपने आप को, और यामिनी आंटी तो आपकी यादों में है ना? यादविक हाँ में सिर हिलाता है और फिर वही सोफे पर बैठ जाता है। सावी यादविक के पास बैठ जाती है। दोनों चुप थे। यादविक अपना सिर सावी की गोद में रख देता है और चुपचाप सावी को निहारने लगता है। सावी यादविक के बालों को सहलाने लगती है। यादविक अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा था और उनके बारे में बातें भी कर रहा था। ऐसे ही बातें करते हुए उसे नींद आ जाती है तो सावी भी सोफे से टिककर सो जाती है। दूसरी तरफ युवान अपने रूम में बैठा लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था और विद्या उसे देख रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, विद्या सो जाओ, मुझे टाइम लगेगा। विद्या युवान के पास सोफे पे बैठते हुए कहती है, युवान मुझे घर जाना है। युवान विद्या को देखकर कहता है, हाँ तो हम कल जयपुर जा तो रहे हैं। विद्या युवान के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहती है, मैं हमारे घर पुणे जाना चाहती हूँ। युवान विद्या को देखते हुए कहता है, तुम सच में जाना चाहती हो? आई मीन यादविक की वर्कशॉप पर तुम काम कर सकती हो। विद्या कहती है, नहीं मैं पुणे जाना चाहती हूँ। युवान स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो। विद्या भी मुस्कुराते हुए युवान के कंधे पर अपना सिर रख देती है तो युवान फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद युवान अपना लैपटॉप बंद करता है और विद्या को लेकर बेड पर चला जाता है। विद्या सो चुकी थी। युवान विद्या को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाता है और उसके पास ही वो लेट जाता है। युवान के दिमाग में अभी भी सुबह वाला लेटर ही चल रहा था। इसी तरह आधी रात गए युवान को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह यादविक के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो कसमसाते हुए उठ जाता है तो उसकी नज़र अपने सामने बैठी सावी पर जाती है। सावी अभी भी सोफे से टिककर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन सूरज की किरणों की वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद कर रही थी। यादविक अपना हाथ ऊपर करते हुए सूरज की किरणों को सावी की आंखों में पड़ने से रोक देता है, जिससे सावी के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान तैर जाती है। यादविक अपना हाथ हटा लेता है तो सावी अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है तो यादविक फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। यादविक को सावी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह से करते हुए सावी की नींद खुल जाती है और वो यादविक को देखने लगती है। यादविक के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर सावी भी मुस्कुराने लगती है और अंगड़ाई लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग यादविक। यादविक भी उठकर बैठ जाता है और सावी के माथे पर किस करते हुए कहता है, जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। सावी स्माइल करते हुए यादविक के सीने से लग जाती है तो यादविक भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सावी कल रात के बारे में याद करते हुए कहती है, यादविक अब आप क्या करेंगे? आपकी कंपनी मतलब यादविक राजपूत एंटरप्राइजेस तो ब्लास्ट कर दिया आर्यन ने। यादविक एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करूंगा, सद्विक राजपूत एंटरप्राइजेस। सावी चौंकते हुए कहती है, सद्विक इसका मतलब क्या होता है? यादविक स्माइल करते हुए कहता है, साद्विक का मतलब एक प्लांट पौधा होता है। जैसे एक प्लांट को मेहनत और सब्र के पानी के साथ सींचकर पेड़ बनाया जाता है, उसी तरह से मैं कंपनी को भी एक नए सिरे से शुरू करूंगा। सावी कहती है, ओह। यादविक कहता है, वैसे इसका एक और मतलब है। सावी सवालिया नजरों से यादविक को देखती है तो यादविक कहता है, सावी और यादविक को मिलाने से साद्विक होता है। यादविक की बात सुनकर सावी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। दोनों थोड़ी देर यूं ही बात करते हैं और फिर सावी अपने रूम में चली जाती है। सब डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं तो युवान सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतरता है और हर तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, विद्या कहाँ है? युवान की बात सुनकर यादविक, सावी और अमायरा एक साथ पूछते हैं, क्या युवान भाई? युवान परेशान होते हुए कहता है, विद्या कहीं नहीं मिल रही है। विद्या इज मिसिंग।
यादविक युवान को देखकर कहता है उसके फोन पर कॉल किया। युवान अपने हाथ में विद्या का फोन दिखाते हुए कहता है उसका फोन घर पर ही है। अमायरा की आंखों में आंसू छलक जाते हैं और उसे बनारस वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। सावी अमायरा को चुप कराने लगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। युवान और यादविक बाहर भागते हैं। यादविक गार्ड से बात करने लगता है, तभी युवान का फोन बजने लगता है। युवान अपना फोन चेक करता है तो उसमें विद्या मंदिर में आरती करती हुई नजर आती है। युवान जल्दी से कहता है प्रणव विद्या को जाने क्यों दिया। प्रणव कहता है सॉरी बॉस, लेकिन रघुबीर सर और कुमुदिनी माम भी उनके साथ जा रहे थे तो हमें आना पड़ा। युवान दौड़कर अपनी कार की तरफ जाता है और यादविक को देखकर कहता है यादविक विद्या मंदिर में है। दोनों अपनी अपनी कार में मंदिर के लिए निकल जाते हैं। युवान अपनी कार लो फुल स्पीड में दौड़ाते हुए मंदिर पहुंचता है और जल्दी से अपनी कार को रोकते हुए मंदिर के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने से आती विद्या पर जाती है। विद्या कुमुदिनी जी, रघुबीर जी और सानवी जी के साथ बाहर आ रही थी। युवान जल्दी से विद्या की तरफ जाता है और विद्या को सही सलामत देखकर वो सुकून की सांस लेता है। युवान विद्या को देखकर कहता है बिना बताए क्यों आ गई थी। विद्या युवान को देखकर कहती है तुम सो रहे थे इसलिए नहीं जगाया। रघुबीर जी कहते हैं और वैसे भी हम सिक्योरिटी के साथ आए थे। युवान आगे कुछ नहीं कहता है और सबको देखकर कहता है चलिए जल्दी। सब अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं तो विद्या जिस कार में आई थी उस कार में विद्या जाने लगती है। विद्या जैसे ही कार की तरफ बढ़ती है युवान को कुछ सुनाई देता है, टिक टिक की आवाजें। युवान को समझते देर नहीं लगता है और वो विद्या का हाथ पकड़कर जल्दी से दूसरी तरफ जमीन पर गिर जाता है। एक जोर के धमाके से साथ विद्या की कार ब्लास्ट हो जाती है और कार के चित्रे उस जाते हैं। बाकी सब एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं युवान। युवान विद्या को अपनी बाहों में भरे जमीन पर लेटा हुआ था। विद्या तो हैरानी से बस सामने जलते हुए कार को ही देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विद्या एक शब्द नहीं बोल रही थी, बस युवान को कसकर गले लगाकर रोए जा रही थी। युवान विद्या को लेकर बाहर आता है तो सब जल्दी से युवान की तरफ जाते हैं और युवान को देखकर कहते हैं तुम ठीक हो। युवान हाँ में सिर हिलाता है तो कुमुदिनी जी विद्या को देखती है जो युवान के सीने से लगकर रो रही थी। युवान विद्या को अपनी कार की तरफ चला जाता है, ड्राइवर का ड्राइव करने लगता है। विद्या युवान को बस सॉरी सॉरी बोल रही थी। युवान विद्या के आंसू पोंछते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ, चुप जो जाओ। विद्या की नज़र युवान के हाथ से निकल रहे खून पर जाती है। विद्या युवान का हाथ पकड़कर कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं मंदिर आती और ना ही ये सब होता। विद्या को ऐसे रोते हुए देखकर युवान कहता है विद्या प्लीज डोंट क्राई, छोटी सी चोट है। विद्या युवान की शर्ट को फोल्ड करते हुए देखती है तो जमीन में ऐसे पटकाने की वजह से युवान का हाथ छील गया था और खून भी बह रहा था। विद्या अपने साड़ी के पल्लू को युवान के हाथ पर बांध देती है और नम आंखों से युवान को देखकर कहती है आई एम सॉरी। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है बस करो विद्या, ठीक हूँ मैं। विद्या युवान के सीने से लग जाती है तो युवान भी विद्या को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। दोनों घर पहुंचते हैं तो युवान विद्या को अमायरा के रूम में छोड़ता है ताकि अमायरा से बात करके विद्या सुबह वाले इंसिडेंट को भूल जाए। युवान लिविंग रूम में आता है जहां सब लोग बैठे हुए थे। यादविक फर्स्ट एड किट खोलते हुए कहता है लाओ मैं बैंडेज कर देता हूं। युवान मना करता है तो कुमुदिनी जी उसका हाथ पकड़कर बैठा लेती हैं। यादविक युवान के हाथ में बैंडेज करने लगता है और युवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। युवान चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर में यादविक किट को टेबल पर रखते हुए कहता है तो क्या सोचा है। युवान यादविक को देखकर कहता है लंच का टाइम हो रहा है, लंच लगाने को कहो वरना विद्या की तबीयत खराब हो जाएगी। सब हैरानी से युवान को देखने लगते हैं, मतलब अभी इसकी और इसकी बीवी की जान जाते जाते बची है और इसे लंच की पड़ी है। लेकिन युवान की बात सुनकर सबको यही सही लगता है तो सब लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। युवान बिल्कुल आराम से लंच करता है तो सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं, लेकिन जब युवान सबको देखता है तो सब अपना अपना लंच करने लगते हैं। युवान लंच करने के बाद टेरेस पर चला जाता है। थोड़ी देर में यादविक भी उसके पीछे जाता है। यादविक युवान को देखकर कहता है तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ बताएगा। युवान कहता है ये खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होगा। यादविक कहता है प्लान क्या है। युवान यादविक को कुछ कहता है जिसे सुनकर यादविक परेशान होते हुए कहता है तू पागल हो गया है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है, इतना बड़ा रिस्क। वो आर्यन पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। युवान यादविक को देखकर कहता है तो क्या इसी तरह अपनी फैमिली को कैद करके रखूं, किसी को भी घर से बाहर जाने देने से डर लगता है, और आज जो हुआ अगर एक पल की भी देरी करता तो शायद विद्या
युवान अपनी बात अधूरी छोड़ देता है तो यादविक युवान को देखकर कहता है, युवान मैं समझ रहा हूँ लेकिन यार जो तू करने जा रहा इसमें खतरा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। युवान कहता है जो होना होगा जो जाएगा, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है विद्या की सेफ्टी। मैंने जो कहा है तुम करोगे या नहीं? यादविक कहता है तू जो करने जा रहा है अगर विद्या को पता चला तो वो तुझे खुद ये सब नहीं करने देगी। युवान कुछ कहता उससे पहले वहां एक आवाज गूंजती है, युवान तुम क्या करने वाले हो? युवान और यादविक सामने देखते हैं तो विद्या खड़ी थी और वो सवालिया नजरों से युवान को ही देख रही थी। विद्या युवान के पास आकर सवाल करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाले हो? बताओ, बोलो ना, चुप क्यों हो? बताओ मुझे तुम क्या करने वाले हो? विद्या के सवाल पर युवान चुप हो जाता है तो यादविक कहता है, मैं बताता हूँ। चैप्टर 71 तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी को मारूंगा। अब तक आपने पढ़ा। विद्या युवान के पास आकर सवाल करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाले हो? बताओ, बोलो ना, चुप क्यों हो? बताओ मुझे तुम क्या करने वाले हो? विद्या के सवाल पर युवान चुप हो जाता है तो यादविक कहता है, मैं बताता हूँ। अब आगे। युवान यादविक को घूरता है तो यादविक युवान को देखकर कहता है, मैं तेरे घूरने से डरने वाला नहीं हूँ। विद्या यादविक को देखकर कहती है, यादविक आप बताए युवान क्या करने वाला है? यादविक विद्या को देखकर कहता है, वो तुम्हें नानी माँ, नानू और अमायरा के साथ पुणे भेज रहा है और खुद। युवान जल्दी से कहता है, और मैं यादविक के साथ बसीनस ट्रिप पर जा रहा हूँ। विद्या चौंकते हुए कहती है, बसीनस ट्रिप? लेकिन ऐसे अचानक क्यों, मतलब? विद्या के सवाल सुनकर युवान कहता है, अचानक नहीं, कल सुबह भी मैं इसी काम से बाहर गया था और यादविक की कंपनी तो कल ब्लास्ट हो ही चुकी है, तो यादविक भी मेरे साथ जा रहा है। विद्या को युवान की बातें सुनकर युवान और शक हो रहा था और वो युवान को देखकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन युवान विद्या का हाथ पकड़कर कहता है, जाओ नानी माँ और अमू को भी रेडी होने के लिए बोल दो। विद्या युवान की बात सुनकर नीचे चली जाती है तो युवान पलटकर यादविक को घूरते हुए कहता है, अभी क्या करने जा रहे थे? यादविक भी युवान को उसी टोन में कहता है, सच कहने जा रहा था यार, तू समझ नहीं रहा है, तुझे कुछ हो गया तो। युवान यादविक को देखकर कहता है, आई डोंट नो क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। यादविक युवान को कुछ कहने वाला था कि युवान उसे देखकर कहता है, जो कहा है वो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यादविक कुछ नहीं बोल पाता है और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगता है। युवान भी प्रणव को कॉल करके वही बुला लेता है। थोड़ी ही देर में टेरेस पर ब्लैक सूट पहने 20 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। युवान सबको देखकर कहता है, सुबह की तरह इस बार कोई हादसा हुआ तो तुम सब हादसे में बदल जाओगे। प्रणव को तो ऐसे डायलॉग सुनने की आदत थी, लेकिन कुछ गार्ड्स जो नए थे उन्हें युवान की बात सुनकर शौक लगता है। युवान प्रणव को देखकर कहता है, सब रेडी है? प्रणव हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, सब रेडी है। थोड़ी ही देर में घर के सारे लोग पैलेस के बाहर खड़े थे। वीरेन जी, सानवी जी, सावी और यादविक कुमुदिनी जी और रघबीर जी का आशीर्वाद लेते हैं। अरविंद जी दोनों से मिलते हैं, फिर विद्या भी सारे बड़ों का आशीर्वाद लेती है और सावी से मिलती है। सबसे मिलने के बाद सब काम में बैठ जाते हैं। विद्या युवान को देखती है तो युवान कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। विद्या बेमन से काम में बैठ जाती है तो कार्स का काफिला निकल जाता है। लगभग 15 कार्स विद्या और अमायरा के चारों तरफ थे और रघबीर जी की अपनी सिक्योरिटी तो अलग से उनकी प्रोटेक्शन कर ही रही थी। अब मिलाकर करीब 20 कार्स चारों तरफ से घेरे हुए थे। युवान अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाता है तो पीछे खड़ा यादविक धीरे से कहता है, एक बार गलती की है तुझे गलत समझ के, लेकिन अब तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। यादविक भी अपनी कार की तरफ चला जाता है। युवान की कार के आगे पीछे भी ढेर सारे कार चल रहे थे और वो अपनी को फुल स्पीड में सड़कों में दौड़ा रहा था। युवान एयरपोर्ट के सामने पहुंचता है और जैसे ही अपनी कार से उतरता है वहां पर फायरिंग होने लगती है। युवान जल्दी से अपने कार का दूर लगाता है और अपनी कार को रिवर्स करने लगता है, लेकिन पीछे उसके गार्ड्स की कार में ग्रेनाइड बॉम्ब्स फेंके जाने लगते हैं, जिससे देखते ही देखते युवान के गार्ड्स की चारों का ब्लास्ट हो जाती है। युवान अपनी कार आगे करता है तो सामने ढेर सारे कार्स उसे घेर लेते हैं और एक आवाज गूंजती है, युवान तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी कार से बाहर निकल जाओ। युवान अपनी कार से बाहर निकलता है तो कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एक गार्ड्स युवान की कार के दूसरे साइड वाली गेट खोलता है तो खून से सनी एक लाश जमीन पर गिर जाती है। गार्ड्स उस लाश को वीडियो कॉल में सामने आर्यन को दिखाने लगते हैं और फिर आर्यन खुश होते हुए कहता है, युवान की तरफ स्क्रीन करो। युवान एकटक बस उस लाश को ही देख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल सुनी थी, मानो युवान का सब कुछ उससे छीन गया हो। आर्यन एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, जल्दी से उसे मेरे पास लाओ, मुझे उसे अपने सामने हारा हुआ देखना है। युवान को कार में बैठने के लिए कहते हैं और फिर सारी कार्स एयरपोर्ट से निकल जाती है।
कुछ ही देर में एक जंगल के अंदर सारी कार्स घुसती है और फिर जंगल में पेड़ों के बीच से होते हुए एक बड़ी सी विला के सामने सारी कार्स रुक जाती हैं। कुछ गार्ड्स युवान को पकड़कर अंदर ले जाते हैं तो युवान एक नज़र हर तरफ डालता है और चुपचाप गार्ड्स के इशारे पर अंदर चला जाता है। विला के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। विला के अंदर जाने वाले रास्ते में भी सिक्योरिटी गार्ड लाइन से अपने हाथों में राइफल लिए खड़े थे। युवान विला के अंदर जाता है तो उसे एक रूम के अंदर जाने का इशारा करते हैं। युवान रूम के अंदर जाता है तो उसे अपने सामने एक हैंडसम सा चेहरा दिखाई देता है। ब्लैक कलर के शर्ट पैंट पहने, शर्ट के बाजुओं को मोड़ने से उसके हाथ की नसें दिखाई पड़ रही थी। गुरूर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और सबसे खतरनाक उसकी मुस्कान जो वो युवान को देखते हुए कर रहा था। ये और कोई नहीं आर्यन शेखावत है। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रेसिडेंट और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। युवान आर्यन को घूरता है तो आर्यन युवान के करीब आते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आर्यन युवान के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, तुझसे तेरी बीवी को छीन लिया, तेरी आंखों के सामने तेरी प्यारी बीवी विद्या को मार डाला, लेकिन फिर भी तेरी आंखों में मुझे वो दर्द नजर नहीं आ रहा है। युवान आर्यन को देखकर स्मर्क करते हुए कहता है, युवान रायचंद की बीवी को इतना ऐरा गहरा समझ कर रखा है कि कोई भी आएगा और उसे मार कर चला जाएगा। आर्यन एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, लगता है उस दिन जो गोली विद्या को लगी थी वो भूल गया है तू। युवान आर्यन की किंग चेयर पर बैठते हुए कहता है, युवान रायचंद कुछ नहीं भूलता है, और रही बात गोली लगने की तो पीठ पीछे वार करना तो तुम्हारे खून में ही है। धोखेबाजी तो अपने बाप से ही सीखी है ना तुमने। आर्यन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, धोखेबाज नहीं थे मेरे डैड, बल्कि तुम झूठे हो और तुम्हारी माँ। युवान तेजी से आगे बढ़कर आर्यन का गला पकड़ लेता है और जोर से आर्यन का गला दबाते हुए कहता है, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी मॉम के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। आर्यन भी गुस्से में युवान का गला पकड़ लेता है और अटकते हुए कहता है, क्यों? अपनी माँ की सच्चाई बर्दाश्त नहीं। युवान एक झटके में आर्यन का गला छोड़ देता है तो आर्यन हल्की खांसी से 2 कदम पीछे हट जाता है। युवान आर्यन को चेयर पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बिल्कुल राजा की तरह बैठते हुए कहता है, सच्चाई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अगर अपने बाप के काले कारनामे के बारे में सुनोगे तो। आर्यन युवान को घूरते हुए कहता है, मेरे डैड के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और ये तेवर किसे दिखा रहे हो? अपनी बीवी के मरने का गम दिमाग में असर डाल रहा है क्या? युवान स्मर्क करते हुए कहता है, सीरियसली तुझे लगता है कि तू एयरपोर्ट में सिक्योरिटी लगाएगा, मेरे काम में नजर गड़ाए रहेगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बस देखता रहूंगा? आर्यन चौंकते हुए कहता है, मतलब तुझे? युवान आर्यन का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहता है, सब पता था मुझे। तेरा जानबूझकर मंदिर में का ब्लास्ट करना और फिर अचानक से एयरपोर्ट में ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का चेंज होना, आज की सारी फ्लाइट का कैंसिल करना, तेरी हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट पर मेरी नज़र थी, बस के छोटे से मौके का तलाश कर रहा था मैं, और देखो तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आ गए अपने सीक्रेट विला में। आर्यन बौखलाते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे आदमी ने खुद तुम्हारी कार के पैसेंजर सीट पर बैठे विद्या को गोलियों से भून दिया था, और फिर वो लाश जो तुम्हारी पैसेंजर सीट के बगल में थी वो किसकी थी? युवान सामने रखी पानी की ग्लास को आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, एक काम कर, तू ये पानी पी, तुझे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वैसे भी वो कहते हैं ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जस्ट लाइक यू आर। फ्लैशबैक। कुछ घंटे पहले जब युवान और यादविक टेरेस पर बात कर रहे थे। युवान कहता है, ये खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होगा। यादविक कहता है, प्लान क्या है? युवान यादविक को देखकर कहता है, कल सुबह मुझे जयपुर जाना था किसी काम से, तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा सुबह के 5 बजे और वहां पर मुझे पता चला कि सिक्योरिटी चेंज हुई है, वो भी हमारे उदयपुर आने के आधे घंटे बाद ही। यादविक कहता है, मतलब कि आर्यन को पता था कि हम ऐसे उदयपुर आएंगे? युवान कहता है, उसे सिर्फ ये नहीं पता है बल्कि उसे ये भी पता है कि कब क्या होने वाला है। उसने बिल्कुल इन वक्त पर तुम्हारी बिल्डिंग जलाकर तुम्हें मगनी का गिफ्ट दिया, जिसका हिंट उसने अपने कीचेन के जरिए दिया था। यादविक कहता है, अगर एयरपोर्ट में खतरा है तो यहाँ से निकलेंगे कैसे? युवान यादविक को देखकर कहता है, मेरे पास एक प्लान है, मैं नानू, नानी माँ, विद्या और अमायरा को बाय रोड जयपुर भेजूंगा और वहां से वो जेट से पुणे चले जाएंगे। यादविक कहता है, हाँ ये सही रहेगा। आर्यन तो सोच भी नहीं सकता है कि तू कुछ ऐसा करेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को क्यों, तू नहीं जा रहा है क्या? युवान यादविक को देखकर कहता है, मैं आर्यन के पास जाऊंगा, जिसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। यादविक कहता है, बोल क्या हेल्प चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। युवान यादविक को देखकर कहता है, मुझे एक लड़की की डेड बॉडी चाहिए, जिसे लेकर मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। आर्यन के गार्ड्स पहले से ही मेरा वहां पर इंतजार कर रहे हैं। मेरी कार में लड़की को देखकर उन्हें लगेगा कि विद्या मेरे साथ है और वो लोग तुरंत मुझ पर हमला करेंगे।
लेकिन उनका मकसद मुझे मारना नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे साथ का में बैठी लाश पर गोलियां चलाएंगे। जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि मेरे साथ को लाश है, वो मर चुकी है, मतलब विद्या मर चुकी है, ये जानकर तो आर्यन खुशी से पागल हो जाएगा और मुझे अपने पास बुलाएगा। युवान का प्लान सुनकर यादविक परेशान होते हुए कहता है, तू पागल हो गया है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है, इतना बड़ा रिस्क। वो आर्यन पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। युवान यादविक को देखकर कहता है, आर्यन के पास पहुंचने का इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। फ्लैशबैक एंड। आर्यन एक ही सांस में पानी पी लेता है और युवान को घूरते हुए कहता है, मतलब तूने जानबूझकर ये सब प्लान किया था। युवान एक किलर स्माइल के साथ आर्यन को देखता है तो आर्यन गुस्से से लाल आंखों से युवान को घूरते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तूने अपनी बीवी को बचा लिया है, मैं तेरी आंखों के सामने उसे मारूंगा। युवान आर्यन को देखकर कहता है, कैसे, वो तो तेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है, और तुझे क्या लगता है कि तू मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने मरेगा और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा। आर्यन युवान को घूरते हुए कहता है, डैड की मौत का बदला लेकर रहूंगा, जितना मैं तड़पा हूं उतना ही तुझे भी तड़पाऊंगा। और रही बात विद्या तक पहुंचने की, तो तू फिक्र मत कर, इस बार प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आएगा। युवान आर्यन की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन सामने टेबल पर रखी गन युवान के सिर पर रख देता है और युवान को देखकर कहता है, अब तेरी बीवी भागी भागी आएगी।